हेलो एवरीवन, दिस इज़ नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी परचम में। आज हमारी हिंदी पेडागोजी की तीसरी क्लास है, यानी टॉप 25 MCQ सेशन 3 है हमारा। और ये जो क्लासेस चल रहे हैं वो टारगेट सीटेड जुलाई 2024 के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, चाहे वो पेपर 1 हो या पेपर 2 हो। तो इस पूरे वीडियो में बने रहिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि 25 क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और पूरी सीरीज में हम करीब करीब 150 क्वेश्चन या 100 से 150 क्वेश्चन तक सॉल्व करने वाले हैं। तो ये आपके एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, जिससे आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम है या कोई टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। आई विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और एक एक क्वेश्चन को हम समझते हुए आगे बढ़ेंगे और किस तरह से आपको ऑप्शन को टिक करना है, ऑप्शन को सेलेक्ट करना है और किस तरह से ऑप्शन को एलिमिनेट करना है, इन सब चीज़ों पर हमारा ध्यान रहेगा। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन को। सबसे पहला क्वेश्चन है, भाषा शिक्षक। भाषा शिक्षक को स्वयं अपनी भाषा प्रयोग की क्षमता को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि, यानी कहने का मतलब है कि जो आपका लैंग्वेज का टीचर है, जो आपके स्कूल में, आपके क्लास में है ना, लैंग्वेज पढ़ाता है। लैंग्वेज क्या पढ़ाता है? बेसिकली हम लैंग्वेज जो आपकी भाषा होती है, जैसे आप बेसिकली स्कूल में या तो हिंदी पढ़ते हो या तो इंग्लिश पढ़ते हो, तो जो आपके भाषा के शिक्षक है, जो लैंग्वेज के टीचर हैं, उनकी भाषा प्रयोग की क्षमता अच्छी होनी चाहिए। उनको अपनी भाषा प्रयोग की क्षमता को बढ़ाना है, यानी वो बहुत ही अच्छे से लैंग्वेज का यूज करे क्लासरूम में, क्योंकि क्या है, टीचर रोल मॉडल होते हैं अपने बच्चों के लिए। तो अगर टीचर के अपनी भाषा पे पकड़ अच्छी रहेगी तो ऑब्वियस है कि बच्चे क्या करते हैं, देख के इमिटेशन के थ्रू अपने टीचर को फॉलो करते हैं, है ना, अपने टीचर को रोल मॉडल समझते हैं, अपने माँ बाप को रोल मॉडल समझते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग बच्चे बिहेव करते हैं, उसके अकॉर्डिंग बच्चे प्रोनाउंस करते हैं, उच्चारण करते हैं। तो क्षमता को बढ़ाना चाहिए, क्यों बढ़ाना चाहिए, बस आपको ये बताना है। ठीक है, पहला है वह भाषा का शिक्षक है, इसलिए। तो भाषा का शिक्षक है, ये तो ठीक है, ये तो बहुत आपको ऐसा इफेक्टिव ऑप्शन नहीं लगा कि वो भाषा का शिक्षक है, इसीलिए उसको अपनी भाषा की पकड़ की क्षमता को क्या करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। दूसरा, विद्यालय का निर्देश है, यानी विद्यालय का, मैनेजमेंट का, प्रिंसिपल का ऑर्डर है कि नहीं आप भाषा के शिक्षक हो। अरे भाषा का अगर कोई शिक्षक बना है तो उसकी भाषा पे पकड़ होगी ही होगी, लेकिन क्या है कि जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता है हमारी भाषा पे पकड़ और बढ़ते जाती है ना। तो ऐसा नहीं है कि किसी का आदेश है, किसी का ऊपर से प्रेशर है तो आपको भाषा पर अपनी क्षमता को बढ़ाना है। दूसरा, इससे वह दूसरों को प्रभाव डाल सकता है। अगला है, उसकी भाषा प्रयोग कक्षा में भाषा वातावरण का निर्माण करती है। बिल्कुल सही है, जहां पर इस तरह के ऑप्शन आपको मिले कि जहां पे कक्षा का वातावरण बहुत अच्छा है, चाइल्ड सेंटर की ओर लेके जा रहा है, यानी बाल केंद्रित वाला आपको ऑप्शन दिख जाए, है ना, जहां पे भरपूर भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, बहुत बच्चों को एक्सपोजर दिया जा रहा है यूज करने के लिए, वाद विवाद करने के लिए, वो ऑप्शन हमेशा सही माने जाते हैं। और इसीलिए यहाँ पे आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। किस लिए उसकी भाषा की पकड़ की क्षमता या भाषा प्रयोग की क्षमता उसकी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि उसकी भाषा प्रयोग कक्षा में भाषा वातावरण का निर्माण करती है, जिससे बच्चे बहुत ही अच्छे माहौल में भाषा का प्रयोग करते हैं और सीखते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में मुख्य अंतर क्या है? अगर इंग्लिश में पढ़े तो भाषा अर्जन का मतलब होता है लैंग्वेज एक्विजिशन और भाषा अधिगम का मतलब होता है लैंग्वेज लर्निंग। तो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज टू, यानी भाषा अर्जन एंड भाषा अधिगम में क्या अंतर है? भाषा अर्जन क्या होता है? जो हम अर्ज करते हैं, जिसमें आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, बिना किसी एफर्ट के, बिना किसी प्रैक्टिस के, है ना, बिना किसी फॉर्मल ट्रेनिंग के, आप अपने घर के इन्वायरमेंट से, अपने माँ बाप से, आपने अपने घर के भाई बहनों से आप जिस भाषा को सीखते हो वो होता है भाषा अर्जन। लेकिन भाषा अधिगम क्या होता है? उसके लिए आपको रूल समझना पड़ता है ना, रूल को समझना पड़ता है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, आपको एफर्ट लगाना पड़ता है। और एफर्ट भी कैसा,
कॉन्शियस एफर्ट लगाना पड़ता है ना, और आप भाषा अर्जन में आपको कोई कॉन्शियस एफर्ट लगाना नहीं पड़ता है। तो अगर मैं कहूँ कि भाषा अर्जन क्या है, तो भाषा अर्जन क्या है? भाषा अर्जन में आप अपनी मातृभाषा को यानी मदर टंग को आप अर्जित करते हो। जो मदर टंग क्या है? जिस भाषा के साथ आप पैदा हुए हो, है ना, जिस भाषा को देखते हुए आप बड़े हुए हो, आपके घर की भाषा। जैसे मोस्टली बच्चों की क्या होती है? हिंदी होती है मातृभाषा। और भाषा अधिगम की बात करते हैं, जिसको हम सीखते हैं और अभी तक सीख रहे हैं। अगर मैं रियलिटी पर जाऊं तो अभी तक हम और आप इंग्लिश को सीख रहे हैं, और इंग्लिश को, क्योंकि इंग्लिश क्या है? हमारी मदर टंग नहीं है। इंग्लिश क्या है? एक फॉरेन लैंग्वेज है ना, लैंग्वेज 2 है हमारे लिए, है ना, अदर लैंग्वेज है। तो उसको सीखने में अभी तक हमें एफर्ट लगाना पड़ता है, ये होता है इंग्लिश। तो दोनों में अंतर क्या है? तो दोनों में अंतर अब हम ऑप्शन के थ्रू पढ़ेंगे। पाठ्य पुस्तक के अभ्यासों का अभ्यास करना, स्वाभाविकता का, भाषा के नियमों को स्मरण करना। भाषा के नियम कहाँ करोगे? भाषा अधिगम में, ठीक है। भाषा लेखन के अभ्यास का, यानी सबसे जो सही आंसर ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी स्वाभाविकता का। स्वाभाविकता के यानी बिना किसी एफर्ट के स्वाभाविक रूप से हम भाषा अर्जन सीख लेते हैं, लेकिन भाषा अधिगम में हमें स्वाभाविकता नहीं मिलती है। ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3। अब एक बहुभाषिक कक्षा में बच्चों को गृह भाषा के प्रयोग को, व्हाट डू यू मीन बाय गृह भाषा? गृह भाषा का मतलब क्या होता है? गृह भाषा का मतलब होता है आपकी मातृभाषा, आपकी घर की भाषा, आपकी रीजनल लैंग्वेज, जो लैंग्वेज आपके घर में चलती है, जिसको हम गृह भाषा कहते हैं। तो बहुभाषिक क्लास यानी मल्टीलिंगुअल क्लासरूम है, जहाँ पे अलग अलग भाषाओं को बोलने वाले बच्चे हैं। वहाँ पर आपकी मातृभाषा के प्रयोग को क्या करना चाहिए, किस तरह से लेना चाहिए? पहला ऑप्शन है सम्मान देना चाहिए, दूसरा ऑप्शन है प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए, तीसरा ऑप्शन है अत्यंत सीमित कर देना चाहिए, या कदापि प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। ये तीनों ऑप्शन आपके गलत हैं, क्योंकि आपकी गृह भाषा को लेके आप स्कूल में प्रवेश करते हो, मातृभाषा को लेके, तो उसको आपको सम्मान देना है। और यहाँ पे तक एनसीएफ क्या करता है कि जो प्राइमरी शिक्षा है, जो प्राथमिक शिक्षा है, आप किस में दोगे? बच्चे के मदर टंग में दोगे। यानी आपको क्लास 5th तक बच्चे की जो मदर टंग है उसको भरपूर यूज़ करना है, और भरपूर उसको एक्सपोजर देना है, भरपूर उसको यूज़ करने का माहौल देना है। और अभी जो NEP 2020 आया था, उसमें क्या बताया गया है कि हो सके तो आप कक्षा 8 तक भी मातृभाषा का प्रयोग करने के लिए बच्चों को नहीं रोक सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का, ठीक है। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है तो अभी वीडियो को पॉज कीजिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, है ना। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य। भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या है? प्राथमिक स्तर पे, प्राथमिक स्तर की बात यानी 1 से 5th क्लास में भाषा शिक्षण का उद्देश्य, क्यों हम भाषा पढ़ाते हैं? पहला है साहित्य की विधाओं से परिचित कराना। देखिए बच्चे बहुत छोटे हैं, साहित्य की विधाएं उनके लिए बहुत बड़ी हो जाएंगी, है ना, तो ये नहीं करना है। हिंदी के विविध रूपों से परिचित कराना, बिल्कुल सही है। विविध रूप का मतलब क्या होता है कि बच्चों को कविता करवाना, बच्चों को कहानी से परिचित कराना, बच्चों को पहेलियों से परिचित कराना, है ना। तो इन सब चीज़ों से अलग अलग रूप जो होते हैं उससे बच्चों को परिचित कराना। कुशल लेखक बनना, इसलिए हम हिंदी प्राथमिक स्तर पे नहीं बनाते, वो बच्चों की अपनी चॉइस होती है। जब आगे जाते हैं आफ्टर 10th जिस बच्चे की हिंदी अच्छी होती है या आफ्टर 12th, तो वो उनकी खुद की चॉइस होती है कि उन्हें लेखक बनना है, उन्हें वक्ता बनना है, उनकी भाषा पकड़ की क्षमता पर वो निर्भर करता है। तो यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी में क्या है? हिंदी की विविध रूपों से परिचित कराना ही प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का एकमात्र उद्देश्य हो सकता है, ठीक है। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। अभी मैं आपको एक बता दूं कि बहुत जल्द मतलब नेक्स्ट वीक से हिंदी की ग्रामर क्लास स्टार्ट हो रही है। तो अगर अभी भी आपको ग्रामर क्लास देखना है हिंदी की, तो आप प्लेलिस्ट बनी हुई है हिंदी ग्रामर के नाम से, आपको बेसिक ग्रामर वहाँ पे मिल जाएंगे, जो कि आपके सीटेट के एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। जो सुपर टेट वाले बच्चे हैं उनके लिए बहुत जल्द हिंदी ग्रामर की क्लास आ रही है विद MCQ, तो आप उसके लिए प्रिपेयर हो जाइए। और सुपर टेट के लिए इस चैनल पे आपको EVS, साइंस, हिंदी, कंप्यूटर, CDP इन सब के वीडियो देखने को बहुत जल्द मिलने वाले हैं ना। तो सुपर टेट वाले बच्चे
घबराइएगा नहीं, क्योंकि मेरे को बहुत कमेंट्स आ रहे थे कि सुपर टेट के लिए वीडियो आप लाइए मैम, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, भाषा एक औजार है जिसका उपयोग करते हैं। भाषा क्या है? औजार है। लैंग्वेज किस तरह, लैंग्वेज क्या है? एक टूल है। लैंग्वेज क्या है? एक माध्यम है। लैंग्वेज क्या है? एक मीडियम है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, अपने जीवन में क्या करते हैं, हम दूसरों से संपर्क स्थापित करते हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, है ना। दूसरे के विचारों को ग्रहण करते हैं, अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाने का काम कौन करता है? भाषा। और भाषा क्या है? एक टूल है, एक माध्यम है, एक औजार है। इसका उपयोग करते हैं। कहाँ कहाँ करते हैं? हर जगह आपको भाषा का प्रयोग करना होता है, चाहे वो आप घर में करो, चाहे बाहर करो, ऑफिस में करो, बाजार में करो, है ना। जिंदगी को समझने के लिए बिल्कुल सही है, जिंदगी से जुड़ने के लिए बिल्कुल सही है, जीवन जगत को प्रस्तुत करने के लिए ये सभी यानी उपयुक्त सभी आपका सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। एक भाषा शिक्षक है ना, भाषा का शिक्षक है यानी लैंग्वेज टीचर है, उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या हो सकती है? भाषा का आकलन करना, बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना, भाषा की त्रुटियों के प्रति कठोर रवैया अपनाना, या भाषा की पाठ्य पुस्तक। देखिए, एक भाषा का जो शिक्षक होगा, एक लैंग्वेज का जो टीचर होगा, या आप कोई टीचर बनोगे तो सबसे पहले अगर आप बच्चों को क्या दोगे? आप बच्चों को भाषा प्रयोग करने दोगे, प्रयोग करने के अवसर प्रदान करोगे कि आप भरपूर कक्षा में आप क्या करो? भाषा का प्रयोग करो। जितना ज़्यादा वो भाषा का प्रयोग करेंगे उतना ज़्यादा वो कॉन्फिडेंट बनेंगे, है ना। बच्चे जो है वो उनकी भाषा निखर के बाहर आएगी। और भाषा शिक्षक का तो पर्पस ही है कि बच्चों की भाषा पे पकड़ अच्छी होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट माना जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है हमसे? उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है। व्हाट डू यू मीन बाय उपचारात्मक शिक्षण? उपचारात्मक शिक्षण का मतलब है रेमेडियल टीचिंग। रेमेडियल टीचिंग यानी उपचार। उपचार का मतलब अगर आप हिंदी में समझिए तो क्या होता है? किसी बीमारी का उपचार यानी किसी बीमारी का इलाज करना, है ना। तो उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है? रेमेडियल टीचिंग आपने पढ़ी है। अब देखिए, एक यहाँ पे मैं एग्जांपल बता दूँ आपको कि क्या होता है कि आपको कोई बीमारी है, आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर से आप क्या बोलते हो? अपनी समस्या शेयर करते हो कि मुझे ये प्रॉब्लम है। तो टीचर क्या करता है वहाँ पर? डॉक्टर वहाँ पे क्या करता है कि आपको बहुत सारे टेस्ट लिखता है। तो टेस्ट क्या होता है? डायग्नोस्टिक करता है, यानी बहुत सारे टेस्ट लिखता है और उसके थ्रू, ब्लड टेस्ट के थ्रू, बहुत सारी चीज़ों का टेस्ट लिख के आपकी बीमारी का पता लगाता है कि आपको जो ये दिक्कत आ रही है वो क्यों आ रही है। तो वो हो गई डायग्नोस्टिक टेस्टिंग, है ना। उसके बाद क्या होता है? उसके अकॉर्डिंग आपका वो उपचार करता है, आपकी रेमेडी करता है ना। उसी तरह कक्षा में जो टीचर होता है, आपको जो समस्या हो रही है, समस्या का पता लगाता है। समस्या का पता लगने के बाद उसके अकॉर्डिंग टीचर क्या करता है? आपके लिए एक्टिविटी डिजाइन करेगा, है ना। आपके लिए एक्टिविटी डिजाइन करेगा, आपके लिए टीचिंग मेथड में बदलाव लाएगा, आपके लिए क्वेश्चन रेडी करेगा, है ना। जैसे किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है क्लासरूम में, तो टीचर का क्या काम है कि अरे ये बच्चा, और बच्चे तो अच्छे से कर रहे हैं, ये बच्चा क्यों रुक रहा है? तो आपकी जो वहाँ पे बीमारी है, बीमारी का मतलब कि आपके वहाँ पे जहाँ पे आप फंस रहे हो, आप रुक रहे हो, आपको प्रॉब्लम हो रही है, उसका पहले वो पता करेगा। पता करने के बाद ही वो आपको क्या करेगा? उसके अकॉर्डिंग लेसन प्लान करेगा, आपको प्रिस्क्रिप्शन देगा जैसे आपका एक डॉक्टर देता है, और उसके अकॉर्डिंग आपका उपचार करता है। तो उपचारात्मक शिक्षण की सफलता किस पे निर्भर करती है? तो डॉक्टर आपको दवाई कब देगा? जब डॉक्टर को पता चलेगा कि आपकी बीमारी है क्या, है ना, आपकी बीमारी कौन सी है, तभी तो डॉक्टर उसका दवाई देगा। तो बिना किसी कुछ पता लगाए डॉक्टर बीमारी का इलाज नहीं कर सकता। उसी तरह आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा कि समस्याओं के कारण की सही पहचान पर निर्भर करता है, यानी आपकी समस्या क्या है, इसके कारणों की सही पहचान करने पर उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है। समझ में आया?
जब आपके टीचर को पता चल गया कि आपका क्या है एग्जैक्ट रीज़न, आपके प्रॉब्लम का, आप क्यों नहीं सीख पा रहे हो, आपको इस मैथमेटिकल कैलकुलेशन में क्यों दिक्कत आ रही है, आप क्यों नहीं समझ पा रहे हो, उसके अकॉर्डिंग वो समझने के बाद उस तरह से आपको पढ़ाएगा। और वही होती है सेम उपचारात्मक शिक्षण में। और जब आपकी समस्या का पहचान हो जाएगा तो वही उस पर निर्भर करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। एक समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण सिद्धांतों के प्रतिकूल है? प्रतिकूल का अगर मैं आपसे पूछूं कि विलोम क्या होता है तो अनुकूल होता है। अनुकूल जो होता है वो पॉजिटिव माना जाता है, जो कि समर्थन में होता है, और प्रतिकूल जो कि उसके समर्थन में नहीं होता है ना। तो प्रतिकूल यानी यहाँ पे नेगेटिव चीजें पूछ रहा है कि समावेशी शिक्षा से रिलेटेड कौन सा सिद्धांत नहीं है ना। प्रतिकूल यानी नहीं जुड़ता है समावेशी शिक्षा कक्षा से। समावेशी कक्षा का मतलब क्या होता है? इंक्लूसिव क्लासरूम की बात हो रही है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रिंट संबंधित माहौल भाषा शिक्षण में सहायक होगी। व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से होगा। बच्चे प्रवेश से प्राप्त भाषा को ग्रहण करते हुए भाषा प्रयोग के नियम बना सकते हैं या भाषा प्रवेश में रहकर अर्जित की जाती है। यानी आपका प्रतिकूल यानी कौन सा हेल्प नहीं करने वाला है आपको बताना है। तो देखिए ये प्रिंट संबंधी, ये तो आपके समावेशी शिक्षा में, समावेशी क्लासरूम में भाषा शिक्षण के लिए हेल्प करेगा, यानी अनुकूल परिस्थिति को बनाएगा। दूसरा है बच्चे परिवेश से प्राप्त भाषा को ग्रहण करते हुए भाषा प्रयोग के नियम बना सकते हैं। यानी आप पहले क्या करोगे, परिवेश यानी जो आपका माहौल है उससे प्राप्त भाषा को ग्रहण करोगे, उसके अकॉर्डिंग नियम बनाओगे। यानी यहाँ पे इंडक्टिव मेथड का यूज करके बच्चे नियम खुद बनाएंगे। भाषा प्रवेश में रहकर अर्जित किया जा सकता है, यानी आप बिना किसी एफर्ट के आप अगर उस माहौल में रहोगे ना, आप 4 साल 5 साल आप अगर फ्रांस में जाके रहो तो अपने आप वहाँ की भाषा फ्रेंच लैंग्वेज सीख सकते हो। तो ये बात वही है। तो ये सब क्या है, पॉजिटिव है, ये अनुकूल है। लेकिन हमसे क्या बोल रहा था, प्रतिकूल। प्रतिकूल यानी नेगेटिव, यानी व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चों की भाषा विकास शीघ्रता से। पहले क्या करें, नियम रटवा दो, नियम रटवाने के बाद आप क्या करो, नियम रटवाने के बाद तो यही होगा कि रटवा कर आप बच्चे को भाषा सिखवाओगे तो वो रटंत विद्या ज्यादा दिन तक चलती नहीं है। तो ये आपका ऑप्शन यही प्रतिकूल है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी। आप क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझिए और ऑप्शन को पढ़िए, आपको अपने आप आपके ऑप्शन सही होने स्टार्ट हो गए हैं। और आपको 2 से 3 क्लास में आपको ऐसा लग भी रहा होगा, जो आप फॉलो कर रहे हैं मेरे प्रीवियस 2 जो क्लास आ चुके हैं हिंदी पेडागोजी के, जो MCQ 25 के आ रहे हैं सेशन, उसमें आपने जो 2 वीडियो देखे होंगे उससे जो आप ये वाले वीडियो आप देख रहे होंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आने लगी होंगी और आपके बहुत अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे होंगे। तो मेरा कहना ये है आपसे कि आप साथ में आप भी क्वेश्चन सॉल्व करो, और मैं तो चाहती हूँ कि आप मेरे से पहले उसका आंसर दो, ताकि आप देखो कि आप किस हद तक तैयार हो सीटेट का एग्जाम देने के लिए, है ना। तो आप कमेंट सेक्शन में अपने मार्क्स को मेंशन जरूर कीजिएगा कि आपने कितना स्कोर किया आउट ऑफ 25। ठीक है, तो इस वीडियो पे बने रहिएगा। इससे पहले के जो 2 वीडियो हैं उसकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। अगर आपने नहीं देखा है तो आप विजिट कीजिए और उस वीडियो को देखिए, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती क्या हो सकती है? भाषा संसाधनों का अभाव, बहुभाषी कक्षा में शिक्षण के लिए उचित रणनीतियां तय करना, बच्चों को भाषा सीखने के महत्व से परिचित कराना, बच्चों को भाषा को संचार साधनों से प्रभाव से मुक्त कराना। यानी सबसे आपका डिफिकल्ट क्या हो सकता है आपके लिए? सबसे होगा डिफिकल्ट अगर हम देखें तो बच्चों की भाषा को संचार साधनों के प्रभाव से मुक्त कराना। देखिए, भाषा संसाधनों का अभाव ये नहीं हो सकता। बहुभाषिता में उचित रणनीति तय करना, ऐसा नहीं है। टीचर को उस तरह से प्रिपेयर किया जाता है कि वो रणनीति तैयार करता है। ठीक है, बच्चों की भाषा सीखने के महत्व से परिचित कराना, ये चुनौती नहीं, हमसे चुनौती पूछी जा रही है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पे कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। ध्वनि संकेत चिन्हों का उद्देश्य मतलब एम नहीं है। ध्वनि संकेत चिन्हों का संबंध बनाना, विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभावी प्रयोग उद्देश्य नहीं है, पर आप फोकस कीजिएगा, है ना। तो नहीं है पे फोकस करना है, तो ये तो उद्देश्य होगा, ठीक है। स्पष्टता एवं आत्मनिर्भरता के साथ अपनी बात करना, ये भी तो उद्देश्य होगा। वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ कराना, गलत हो गया। ध्वनि संकेत चिन्हों का संबंध करना, यानी लैंग्वेज जो है ना, साउंड लैंग्वेज जो सिंबल होता है उसका संबंध बनाना, ये बहुत ज़रूरी है। आपको दूसरा वाला भी ऑप्शन है कि आपको क्या विभिन्न संदर्भों में भाषा मतलब अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में आपको भाषा यूज़ करनी आनी चाहिए। स्पष्टता एंड आत्मविश्वास के साथ अपनी बात को कहना, लेकिन कंठस्थ कराना, रटवाना। रोट लर्निंग से एनसीएफ क्या बोलता है? एनसीएफ के गाइडिंग प्रिंसिपल में ही है कि आपको रोट लर्निंग से, रट्टाफिकेशन से बच्चों को दूर लेके जाना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा, क्योंकि क्या पूछा था? उद्देश्य नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे हम। भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल हैं, अभिव्यक्त जिससे आपकी अभिव्यक्ति, जिससे आपकी पर्सनालिटी उभर के आती है ना। अभिव्यक्ति यानी आपकी पर्सनालिटी, आप क्या हो वो दिखती है, वो किस पर डिपेंड करती है? सिंपल, जब आप बोलते हो और जब आप लिखते हो तो आपकी अभिव्यक्ति, आपकी पर्सनालिटी झलकती है, यानी बोलना और लिखना। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। भाषा कौशल के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है? भाषा कौशल यानी लैंग्वेज स्किल के बारे में कौन सा कथन सही है? भाषा के चारों ओर कौशल परस्पर अंतर संबंधित है। भाषा कौशल के विकास में अभ्यास की अपेक्षा भाषिक नियमों का ज्ञान जरूरी है, यानी नियम जरूरी है। आपका विकास के अभ्यास से ज़्यादा नियम जरूरी है, ठीक है। विद्यालय में केवल पढ़ना लिखना कौशल पर ही बल देना चाहिए। केवल वर्ड से आपको दूर जाना, यानी ओनली इज अ नेगेटिव वर्ड। बच्चे केवल सुनना, बोलना, पढ़ना कौशल क्रम से ही सीखते हैं, ये भी आपका गलत है ना। केवल नहीं बोलते, यहाँ पे भाषा के चारों कौशल परस्पर अंतर संबंधित है। आपका सबसे उचित आपका यही होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन उचित है? गृह कार्य यानी होमवर्क की बात हो रही है, कौन सा कथन उचित है? गृह कार्य कक्षा में किए गए कार्य का अभ्यास मात्र है, यानी जो आपने क्लास वर्क में कराया उसका प्रैक्टिस कराने के लिए हम गृह कार्य देते हैं। गृह कार्य देना अति आवश्यक है, ये जरूरी है, इसीलिए हम देते हैं क्योंकि हमारे इसमें दिया हुआ है, हमें गाइडेंस मिली हुई है कि आपको बच्चों को होमवर्क जरूर देना है। पेरेंट्स का प्रेशर है कि भाई स्कूल से होमवर्क आना चाहिए, बच्चे दिन भर खेलते रहते हैं, ठीक है। गृह कार्य अभिभावकों को व्यस्त रखने का उत्तम साधन है। अभी अभिभावक व्यस्त रह रहे हैं या खुद से करा रहे हैं या ट्यूशन टीचर से करा रहे हैं, तो ये उससे रिलेटेड नहीं है। बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए, यही है गृह कार्य से रिलेटेड आपको उचित बात करना। बच्चों को कैसा होमवर्क देना है? जो कि उसकी क्षमता की, जो उसकी एबिलिटी से रिलेटेड हो, स्तर यानी उनके लेवल के अनुसार दिए जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि क्लास 5th का बच्चा है और क्लास 10th का आप क्या दे रहे हो? एडिशन दे रहे हो, सब्ट्रैक्शन दे रहे हो, क्लास मैथमेटिक्स के जो प्रॉब्लम है क्लास 10th के, क्लास 9th के वो दे रहे हो, तो स्तर उसका लेवल होना चाहिए, उसके एज के अकॉर्डिंग होना चाहिए, उसकी क्षमता के अकॉर्डिंग होना चाहिए। गृह कार्य देना चाहिए, ये है सही बात है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इन सब चीज़ों के लिए हम गृह कार्य देते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 हम देखेंगे। पाठ में दिए गए चित्रों का क्या उद्देश्य होता है? पाठ में दिए गए चित्रों का क्या उद्देश्य होता है? चित्र से क्या होता है? हम बहुत क्या करते हैं, हम पिक्चर रीडिंग करते हैं। चित्र से हमें जो चीज़ मान लो कि लिखित रूप में नहीं समझ में आ रही है तो हम पिक्चर के थ्रू समझ जाते हैं, है ना। तो ये हो सकता है, लेकिन हम ऑप्शन पढ़ेंगे कि ऑप्शन में क्या दिया है। पाठ पुस्तक में चित्र देने का प्रचलन है, यानी ऐसा चलते आ रहा है इसीलिए दे रहे हैं। चित्र अमूल संकल्पनाओं को समझने में सहायता करती है, ये सही लग रहा है, ठीक है। चित्र को पाठ्य पुस्तक आकर्षक बनाती है,
यह चित्र पाठ की शोभा बढ़ाती है। देखिए, आकर्षक बनाने के लिए चित्र नहीं दिया जाता है। मैंने क्या बोला कि वो जो चीजें नहीं समझ में आती, अमूर्त है, अमूर्त का मतलब एब्स्ट्रैक्ट है, जो आपको नहीं समझ में आ रही है, वो चित्र के थ्रू हम समझ जाते हैं कि अच्छा इस तरह से इस चित्र में दिया है तो ये कुछ हो रहा होगा, पिक्चर रीडिंग के थ्रू हम समझ जाते हैं। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा। चित्र अमूर्त संकल्पनाओं यानी इमेजिनेशन को समझने में सहायता करती है, इसीलिए चित्र देते हैं। अब मैं भी आपको कुछ पढ़ाती हूँ, कोई टॉपिक पढ़ा रही हूँ तो उससे रिलेटेड एक पिक्चर डाल देती हूँ। आप ईवीएस वगैरह में जनरली आप देखोगे तो आपको वहां पर ज्यादा समझ में आएगा, है ना। मान लीजिए कि मैं आपको आसाम के हाउस के बारे में पढ़ा रही हूँ तो मैं लिखित रूप में पढ़ा रही हूँ, अगर मैं वहां पे छोटा सा एक आसाम के हाउस का वहां पे एक पिक्चर डाल दूँ तो आपको वो वहां की हाउस दिखती कैसे है आप देख पाओगे, और ज्यादा आपके माइंड में वो जो स्टेटमेंट है वो बैठ जाएगी। ठीक है, तो अगर अब ईवीएस की बात हो रही है तो मैं आपको एक बात बता दूं कि बहुत जल्द मतलब 3 से 4 दिनों में आपको ईवीएस की पूरी एनसीईआरटी की समरी देखने को मिलेगी। 1 से 2 क्लास में मैं चाहूंगी, आधे घंटे की क्लास होगी, 1 घंटे में आपकी पूरी ईवीएस एनसीईआरटी की समरी मैं दूंगी। इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे ताकि आपका पूरा एनसीईआरटी का निचोड़ आपको उसमें मिल जाएगा। बहुत लंबा क्लास मैं नहीं लेके जाने वाली हूँ क्योंकि आप थोड़ा पढ़िए लेकिन अच्छा पढ़िए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। भाषा के व्याकरण की समझ को क्या है, केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से आंका जाता है। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का मतलब है जैसे एमसीक्यू वाले होते हैं ना, एक प्रश्न की एक उत्तर, 1 वर्ड आंसर। केवल लघुतर प्रश्नों के यानी शॉर्ट आंसर के माध्यम से आंका जा सकता है। व्याकरण को समझने के लिए निबंध वाले प्रश्नों के माध्यम से आंका जाता है या संदर्भपक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे है कि भाषा के व्याकरण की समझ के लिए ना आपको एमसीक्यू का, ना शॉर्ट आंसर क्वेश्चन का या निबंध यानी लॉन्ग आंसर क्वेश्चन का, इसके थ्रू आप नहीं समझ सकते हो। संदर्भ में व्याकरण हम पढ़ते हैं, संदर्भ में व्याकरण पढ़ने से व्याकरण के यूज को हम समझ पाते हैं, है ना, व्याकरण को समझ पाते हैं और उससे आप क्या कर सकते हो, भाषा के व्याकरण की समझ को पहचान सकते हो। ठीक है, अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 हमसे क्या बोलता है। प्राथमिक स्तर पे बच्चों की भाषा शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है यानी गलत है ना। प्राथमिक स्तर पे भाषा शिक्षा के संदर्भ में बच्चों की भाषा संकल्पना और विद्यालय के प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभास ही भाषा सीखने के में सहायक होती है। ठीक है, सुधार के नाम पर की जाने वाली टिप्पणियों और निरर्थक अभ्यासों से बच्चों के अरुचि उत्पन्न हो सकती है। बच्चे समृद्ध भाषा परिवेश में सहज और स्वतः रूप से भाषा में परिमार्जन कर लेंगे। और अगला है ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। ठीक है, अगला है बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं के साथ विद्यालय आते हैं। असत्य पूछा है तो ये तो सही होगा, है ना। समृद्ध संरचना के साथ बच्चे प्रवेश करते हैं विद्यालय में। ठीक है, बच्चों के समृद्ध भाषा परिवेश सहज और स्वतः रूप से परिमार्जन करना चाहिए, ये भी सही है। सुधार के नाम पर की जाने वाली टिप्पणियों और निरर्थक अभ्यासों से बच्चों की अरुचि उत्पन्न हो सकती है, बिल्कुल सही है। आप उल्टी सीधी बात करोगे, बच्चों को जो रियलिटी है वो नहीं बताओगे तो बच्चों क्या होंगे, बच्चों का इंटरेस्ट खत्म होगा। यहाँ पे जो है असत्य बात होगा, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा वो पढ़ते हैं। बच्चों की भाषा संकल्पनाओं और विद्यालय में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभास ही यानी क्या है, बच्चे विरोधाभास यानी क्या होते हैं कि विरोधाभास यानी दोनों में मैच नहीं हो रहा है, विद्यालय की भाषा और बच्चे जो भाषा लेके आ रहे हैं वहाँ पे विरोधाभास पैदा हो रहा है। वहाँ पे उसको बच्चों की भाषा को वैल्यू नहीं दी जा रही है, वहाँ पर ये जो हो सकता है यही आपका असत्य है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। कक्षा में कुछ बच्चे गलत वर्तनी का प्रयोग करते हुए लिखते हैं, आप क्या करेंगे। एक कक्षा में क्या कर रहे हैं बच्चे, गलत वर्तनी यानी रॉन्ग स्पेलिंग का यूज करते हुए लिख रहे हैं, आप क्या कर सकते हैं। बच्चों को उनकी गलतियों का एहसास कराएंगे। बच्चों को एहसास कराने से क्या बच्चे सही लिखने लगेंगे।
गलत वर्तनी वाले शब्द को लाल स्याही से घेरेंगे या क्रॉस करेंगे। आप लाल स्याही से घेर दिए या क्रॉस कर दिए तो क्या उससे बच्चे सही लिखने लगेंगे? इससे एक सहज और स्वाभाविक प्रक्रिया मानते हुए कक्षा में प्रिंट समृद्ध माहौल का निर्माण करेंगे। यहाँ पे माहौल होगा, ठीक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है, यहाँ माहौल होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम समझेंगे कि गलतियां क्या है, एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। क्या होता है, जब हम पढ़ते लिखते हैं तो गलतियां तो होता ही है, और गलतियों से ही तो हम सही की दिशा की ओर बढ़ते हैं। तो ये क्या है, एक सहज है और स्वाभाविक प्रक्रिया मानते हुए बच्चों को प्रिंट संबंधी माहौल निर्माण करेंगे, है ना। शब्द को 10-10 बार सही तरीके से लिखने के लिए कहेंगे। ये बहुत पुरानी टेक्निक हो गई और इससे कुछ होता नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर सी 17 का सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर आप किस तरह के का बाल साहित्य उचित समझते हैं? प्राथमिक स्तर पर किस तरह के बाल साहित्य होनी चाहिए, यानी जो बच्चों की बाल साहित्य है वो कैसी होनी चाहिए? ऐसा साहित्य जिसमें शब्द और घटनाओं को दोहराव हो, केवल कविताएं, केवल कहानियां, ऐसा साहित्य जो प्रसिद्ध साहित्यकारों द्वारा लिखा हो। यानी कौन सा सही आपको यहाँ पे लग रहा है? तो सबसे है कि देखिए, प्रसिद्ध साहित्य और साहित्यकारों द्वारा लिखा हुआ हो। केवल वाले तो सबसे पहले आप रॉन्ग कर देना, कि केवल कविता और कहानी दोनों होनी चाहिए, तो ये दोनों तो ऑप्शन रॉन्ग हो जाएंगे। अब जहाँ पे प्रसिद्ध लेखक, कोई ज़रूरी नहीं है कि हम रामधारी सिंह दिनकर, प्रेमचंद की ही कहानियाँ पढ़ें। बहुत से ऐसे छोटे छोटे राइटर हैं, उनकी भी कहानियाँ बहुत इफेक्टिव होती हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप उन्हीं को डालोगे तो बच्चे अच्छे। यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन होगा ऐसे साहित्य जिसमें शब्दों और घटनाओं को दोहराव हो, है ना। तो आप यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्राथमिक स्तर पर बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में बच्चे लक्ष्य भाषा के परिवेश में भाषा अर्जित करते हुए, यानी प्राथमिक स्तर पर बहुसांस्कृतिक यानी मल्टीकल्चरल पृष्ठभूमि वाली कक्षा, जहाँ पे अलग अलग कल्चर से बच्चे आते हैं, अलग अलग कल्चर का हो या अलग अलग भाषा का हो। देखो हर जगह की, आप स्टेट बदलता है वहाँ की कल्चर बदल जाती है। आप बिहार का कल्चर कुछ और देखोगे, आप मध्य प्रदेश का कल्चर कुछ और है, और कल्चर के अकॉर्डिंग सबका खाना, सबकी भाषा, सबके रहने का तरीका बदलता है। तो वहाँ पर अगर हर डिफरेंट कल्चर से बच्चे अगर क्लास में आएंगे तो क्या है, प्राथमिक स्तर पर बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में बच्चे लक्ष्य भाषा क्या है, यहाँ पे लक्ष्य भाषा है जिसको आप टारगेट लैंग्वेज बोलते हो, है ना। तो अलग अलग कल्चर से बच्चे आ रहे हैं, क्या सीखने आ रहे हैं? एक मराठी बच्चा आ रहा है, एक गुजराती बच्चा आ रहा है ना, एक भोजपुरी बच्चा आ रहा है, और सबको सीखना क्या है, इंग्लिश सीखना है। ये उसकी लक्ष्य भाषा है। लक्ष्य भाषा के परिवेश में भाषा अर्जित करते हुए उसे शुद्ध अशुद्ध रूप से पहचानते हैं, व्याकरण नियमों को शुद्धता को परखते हैं, लक्ष्य भाषा की अपनी भाषा से तुलना करते हैं, या धीमी धीमी भाषा के रचनात्मक प्रयोग का अभ्यास करते हैं। तो यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्या है, जब हमें टारगेट लैंग्वेज सीखना है और हमारी ये मदर टंग लैंग्वेज है ना, तो क्या करेंगे, धीरे धीरे हम सीखेंगे, है ना, ग्रेजुअली हम सीखेंगे। रचनात्मक प्रयोग, किस तरह से उस इंग्लिश को हमको प्रयोग करना है, किस तरह से कॉन्टेक्स्ट में हमको इंग्लिश सीखना है ना। तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। 20 हमसे क्या बोलता है, एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षण की समस्या, यानी समावेशी कक्षा यानी इंक्लूसिव क्लासरूम में भाषा शिक्षण की समस्या क्या है, विद्यार्थियों की योग्यता में विभिन्नता होना, विद्यार्थियों में असमान रुचि होना, उपयुक्त भाषा परिवेश का निर्माण ना हो पाना, उपयुक्त पाठ्य सामग्री का अभाव। तो यहाँ पे जो समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षण की समावेशी शिक्षा में क्या होता है, हर तरह के बच्चे आते हैं। जैसे अब मैंने आपको पहले ही बताया है कि नॉर्मल बच्चे भी आएंगे, है ना, नॉर्मल बच्चे भी आएंगे, है ना, और स्पेशल चाइल्ड भी आएंगे, डिसेबल चाइल्ड भी आएंगे, गर्ल्स आएंगी, बॉयज़ आएंगे, सब आते हैं। तो हम सबको इंक्लूड किया जाता है, समावेश किया जाता है, इंक्लूसिव एजुकेशन की हम बात करते हैं। तो इसमें बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, उपयुक्त भाषा परिवेश का निर्माण ना हो पाना, यही मेन प्रॉब्लम होता है, ठीक है। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। घर की भाषा और विद्यालय
में पढ़ाई जाने वाली भाषा, यानी घर की भाषा, मदर टंग। विद्यालय में क्या पढ़ाते हैं? टारगेट लैंग्वेज, यानी जिस लैंग्वेज को हम लर्न करते हैं। आप समझ सकते हो हिंदी एंड इंग्लिश, क्योंकि मोस्टली बच्चे हिंदी और इंग्लिश बैकग्राउंड से आते हैं। सदैव समान होना चाहिए, समान हो सकती है, सदैव अलग होती है, सदैव टकराहट से गुजरती है। तो क्या होगा? आपको बताना है कि घर की भाषा और विद्यालय की भाषा कैसी होनी चाहिए, दोनों में कैसा संबंध होना चाहिए। ठीक है, आपको यहाँ पे ये बताना है। तो समान हो सकती है, समान हो सकती है क्या? कि अगर मान लीजिए किसी बच्चे की मदर टंग हिंदी है और वो जाता है स्कूल में, हिंदी मीडियम वाले स्कूल में, और वहाँ पे हिंदी ही उसकी क्या हो गई है? विद्यालय की भाषा हो गई है, तो समान तो हो सकती है ना। मान लीजिए आप मराठी बोर्ड में पढ़ते हो और आपके घर की भाषा भी मराठी है, तो ये भी सम्मान हो गई ना। तो सम्मान होनी हो सकती है, हमेशा होती नहीं है, ये हम नहीं कह रहे, हो सकती है, मे बी पॉसिबल। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण पाठ्य पुस्तक होता है सबसे महत्वपूर्ण, यानी प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण में सबसे ज्यादा हेल्प क्या करता है? पाठ्य पुस्तक, उच्च स्तरीय तकनीकी यंत्र, व्याकरणीय नियमों का स्मरण या भाषा प्रयोग के अवसर। सिंपल है, भाषा प्रयोग के अवसर दीजिए। तो प्राथमिक स्तर पर यानी जो बच्चे छोटे बच्चे होते हैं उनको जितना ज्यादा भाषा प्रयोग के अवसर दीजिएगा उतना ज्यादा उनके लिए भाषा आसान होगा। ठीक है, नेक्स्ट 23 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी प्रयोग के विविध रूपों को जानने के लिए सर्वाधिक उपयोगी साधन हो सकता है। हिंदी प्रयोग के लिए कौन सा साधन सबसे अच्छा हो सकता है? शिक्षण की विधियों का संपूर्ण ज्ञान, सुंदर ढंग से छपी पुस्तक, उच्च स्तरीय लेखन सामग्री, बाल साहित्य का विविध उपयोग। यानी सबसे अच्छा क्या हो सकता है? हिंदी प्रयोग की विविध रूपों को जानने के लिए आप बाल साहित्य का विविध प्रयोग करेंगे तो उससे आपकी क्या हो सकती है? हिंदी प्रयोग के विविध रूपों को जानने के लिए आपको क्या मिलेगा? बहुत अच्छा साधन मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24। पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में क्या है? बाधक है, त्रुटि को बढ़ावा देते हैं, बड़ों के पढ़ने की वस्तुएं हैं या साधक हैं। तो पत्र पत्रिकाएं वन ऑफ द रिसोर्स माना जाता है भाषा सीखने में, तो बाधक नहीं है, साधक है या साधन है। ठीक है, चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, है ना। बच्चों की भाषा के आकलन पर सर्वाधिक प्रभावी तरीका, बच्चे के भाषा का आकलन करना यानी असेसमेंट करना है, लैंग्वेज का असेसमेंट करना है। आपको चेक करना है कि भाषा किस तरह से बच्चे प्रयोग कर रहे हैं। लिखित परीक्षा के थ्रू करिएगा, प्रश्नों के उत्तर देने पर कीजिएगा, कर सकते हैं आप। प्रश्न पूछना और पढ़ी हुई सामग्री का प्रतिक्रिया व्यक्त करना या सूत्रलेख। सबसे अच्छा है बच्चे प्रश्न पूछेंगे, है ना, और पढ़ी गई सामग्री पर प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे, यानी उनका रिएक्शन क्या है। पहले तो प्रश्न पूछेंगे, अगर कोई बच्चा प्रश्न कर रहा है तो उसको कुछ ना कुछ समझ में आ रहा है तभी वो प्रश्न कर रहा है, और वो क्या है, वो एक्साइटेड है बच्चा, वो इंटरेस्ट ले रहा है तभी वो कोई क्वेश्चन पूछेगा। और जो पढ़ी गई या पढ़ाई गई जो सामग्री है, जो भी चीज़ें हैं, मटेरियल है, यहाँ पे उसकी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहा है बच्चा, अपना फीडबैक दे रहा है, अपना रिएक्शन दे रहा है, तो ये सबसे अच्छा माना जाएगा कि बच्चे का आकलन यहाँ से हम कर सकते हैं, और यही सबसे अच्छा तरीका माना जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको फिर से बता दूं कि ईवीएस के एनसीईआरटी है ना, ईवीएस के एनसीईआरटी समरी के लिए आप रेडी रहिए। 2 से 3 दिनों में ये क्लास आने वाली है, तो आप एक मिनट, NCERT बहुत अच्छा आपको निचोड़ मिलने वाला है, और उन सारे टॉपिक को मैंने इंक्लूड किया है जो कि आपके सीटेट में बार बार उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप 1 घंटा लगेगा, और वो भी आधा घंटे के वीडियो आएंगे आपके 2 क्लास में। पूरी एनसीईआरटी आपको समरी मिलेगी बहुत अच्छे से, बहुत पिक्चर के थ्रू हम समझेंगे। आपके ईवीएस के कंटेंट के 15 क्वेश्चन आपको वहां पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर बिना किसी देरी के आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।